मतलब संविधान का जो 4th चैप्टर है, उस चैप्टर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। हिंदी में हम इनको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाते हैं, उसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं। देखिए, जब देश हमारा आजाद हुआ था, जब हमें आजादी मिली थी, तो हम जब इंडिपेंडेंट हुए तो स्वतंत्रता मिलने के बाद, क्योंकि उससे पहले तो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, तो वो हमारा एक्सप्लोटेशन करते थे, शोषण करते थे, सब तो यहां से लूट के ले गए वो। लेकिन जब हमारी बारी आई, जब हमको लगा कि अब हम आजाद हुए हैं, तो हमको हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, जिम्मेदारी आ गई। क्योंकि पहले हम अंग्रेजों को बोल सकते थे कि भाई तुम इसका कारण हो, लेकिन अब हम किसी को बोल नहीं सकते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही रहेगी। तो जब संविधान बनाया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो पार्ट है, जिसे हम भाग कहते हैं, पार्ट 4, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो इस चैप्टर में या इस पार्ट में यह डिसाइड किया गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नाम से समझिए, डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वो जब भी शासन करेगा, गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, लॉ प्रोसीजर जब लॉ बनेगा, उनमें हमें उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। इसलिए बनाए गए। अब चूंकि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया सामने। तो वैसे ही एक आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था, उस आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्शन का मतलब तो समझ में आ रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो निर्देश दिए जाएंगे, जो गाइडलाइंस दिए जाएंगे, उनके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, उनके सिद्धांत क्या होंगे। स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेट है, उस स्टेट के अंतर्गत यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेट है वो क्या है, राज्य क्या है। यह तो समझना बहुत जरूरी है कि राज्य को यह बात, राज्य जब पॉलिसी बनाएगा, स्टेट जब पॉलिसी बनाएगा, तो स्टेट को वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जैसे मान लिया आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपको एक गाइडलाइंस दी जाती है, आपको एक दिशा निर्देश दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। वैसे स्टेट को गाइडलाइंस दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको क्या करना है, क्या आपको करना चाहिए। तो यही तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब सवाल यह है कि स्टेट क्या होता है, या अब यह सवाल यह है कि स्टेट होता क्या है। क्या आपने स्टेट को देखा है? हां सर, स्टेट होता है, महाराष्ट्र स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, ये तो सब स्टेट ही है ना। मुझे लगता है शायद आप बहुत ही नैरो होके इसको सोच रहे हैं। स्टेट का मतलब होता है एक राज्य, एक स्टेट। और स्टेट का डेफिनेशन यह होता है कि जिसमें एक जमीन हो, एक जमीन का टुकड़ा हो,
और जमीन के टुकड़े के साथ साथ जो है उसकी पॉपुलेशन हो, क्योंकि एक जमीन का टुकड़ा है, मान लिया चंद्रमा पे है, तो वहां तो कोई रहता नहीं है, तो वो स्टेट कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचो, स्टेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और स्टेट के साथ साथ क्या चाहिए? स्टेट के साथ साथ पॉपुलेशन भी चाहिए। तो क्या हम चंद्रमा को स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वहां पॉपुलेशन नहीं है। और तीसरा वो है, वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट होगी तो ही वो स्टेट रिकॉग्नाइज होगा। और साथ साथ में सॉवरेनिटी चाहिए। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? कि हम एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए, तब हम एक स्टेट है। भारत एक सॉवरेन स्टेट है, हमारी प्रेम्बल में लिखा है, हम किसी से पूछ के कोई डिसीजन नहीं लेते। तो मैंने आपको क्या समझाया कि स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट को हमने देखा तो है नहीं। मैं बोलूं हाँ कल मैं स्टेट से मिलके आया और स्टेट को बोला गया, डायरेक्शन दिया गया, तो मेरे सामने एक सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि एक्चुअली स्टेट होता क्या है, स्टेट कहते कैसे हैं। तो स्टेट को आप समझिए, भारत एक स्टेट है, भारत एक राज्य है। हम देश कहते हैं ठीक है, बट एक कंट्री है, और कंट्री को ही हम स्टेट कहते हैं। और अगर हम बताएं कि कर्नाटका है या तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है, ये भी स्टेट है। आप समझिए, स्टेट को जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, स्टेट को जो गाइडलाइंस स्टेट को दिए गए हैं, वो स्टेट में क्या शामिल होता है, स्टेट में कौन सी चीज शामिल होती है? तो स्टेट में आता है हमारी जो पार्लियामेंट है, वो स्टेट है। मैं डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बता रहा हूं। राज्य, राज्य किसे कहते हैं? राज्य का, स्टेट का मतलब है हमारी संसद, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी स्टेट है। और साथ ही साथ जो है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो सब स्टेट है। हमारी पंचायत स्टेट है। तो मैंने आपको यहां पे ये समझाया स्टेट होता क्या है। अगर आप कहीं गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं तो आप स्टेट है, जुडिशरी स्टेट है, ब्यूरोक्रेट्स स्टेट है, तो वो स्टेट है। तो ये स्टेट को क्या दिया गया है? एक डायरेक्शन दिया गया है कि तुमको कैसे काम करना है, तुमको कैसे कानून बनाना है, कैसे कानून को इंप्लीमेंट करना है, कैसे लॉ बनेगा, कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे कानून बनाएंगे। अब स्टेट, एक सवाल यहां पे ये है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि स्टेट होता कितने प्रकार का है, स्टेट कितने टाइप का होता है, ये मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं। तो स्टेट जो है, कह सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो डीपीएसपी आप देखते हैं, उस डीपीएसपी में हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, एक कल्याणकारी राज्य है। अब आप बोलेंगे सर और भी कोई स्टेट होते होंगे क्या? हाँ होते हैं। एक होता है पुलिस स्टेट, ठीक है, एक होता है पुलिस स्टेट। इसको हम लेसिस फेयर भी कह सकते हैं। लेसिस फेयर स्पेलिंग है LAISSEZ, LAISSEZ, लेसिस फेयर, FAIRE। लेसिस फेयर का मतलब क्या होता है? लेसिस फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप, ठीक है। हाँ, कोई इंटरवीन नहीं करेगा। एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे कोई इंटरवीन नहीं करेगा। जैसे कि मान लिया
ये एक फ्रेंच टर्म है। मान लिया कि हम एक मिनिमम गवर्नमेंट की बात करेंगे। लेसेस फेयर का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट कम से कम इंटरफेरेंस करेगी। गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, दैट्स इट। बाकी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं। ये होता है लेसेस फेयर या पुलिस स्टेट। एक और स्टेट होता है जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कल्याणकारी राज्य। अब वेलफेयर स्टेट की जरूरत कहां पड़ती है? वेलफेयर स्टेट की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे पॉवर्टी हो, गरीबी हो, इनइक्वालिटी हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है, सरकार की ड्यूटी बनती है कि सरकार वेलफेयर के लिए काम करे, इक्वालिटी मेंटेन करने के काम करे, समानता लाने का प्रयास करे, जो समाज में बहुत पीछे लोग हैं उनको ऊपर लाने का कोशिश करे। बस यही है वेलफेयर स्टेट। तो भारत एक वेलफेयर स्टेट है, डीपीएसपी में है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य। और एक स्टेट होता है जिसे हम बोलते हैं सोशलिस्ट स्टेट। एक ये स्टेट ये भी है समाजवादी राज्य। अब समाजवादी राज्य में क्या होता है? समाजवादी राज्य में, सोशलिस्ट स्टेट में ये होता है, सोशलिस्ट स्टेट इज वेयर द स्टेट ओन्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का कुछ हिस्सा राज्य भी रखता है, राज्य के पास भी होता है। सोशलिस्ट स्टेट। समाजवादी राज्य क्या होता है? समाजवादी राज्य वह है जहां राज्य जनता की भलाई के लिए अर्थव्यवस्था में एक हिस्सा रखता है। आपने देखा होगा कि भारत में रेल सरकार के पास है। क्यों है? क्योंकि हमें जनता के वेलफेयर के लिए भी सोचना है। कुछ हिस्सा, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास है, कुछ प्राइवेट भी है। तो हम एक सोशलिस्ट स्टेट है, हमारे प्रेमबल में लिखा है, प्रस्तावना में लिखा है। पर और समझिए, एक होता है कम्युनिस्ट स्टेट, होता है कम्युनिस्ट स्टेट, साम्यवादी राज्य। अब कम्युनिस्ट स्टेट क्या होता है? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरी की पूरी जो इकोनॉमी होती है, कम्युनिस्ट स्टेट वेयर द स्टेट ओन्स द एंटायर इकोनॉमी एंड देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। समझिए आप, कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब क्या है? कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब है कि सारी की सारी इकोनॉमी किसके पास होती है? स्टेट के पास। और जो स्टेट के पास होती है, और यहां पे देयर इज नो प्रोविजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहां पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, यहां पे कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। तो फिर से हम इसी बात पे आते हैं कि भारत क्या है? भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट है। लेकिन सवाल यहां पे मैं आपसे ये करता हूं कि भारत वेलफेयर स्टेट है, लेकिन वेलफेयर स्टेट होने के साथ साथ क्या भारत एक सोशलिस्ट स्टेट है? हां है। भारत वेलफेयर स्टेट भी है, अब सोशलिस्ट स्टेट भी है, बट इंडिया कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है। कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है इंडिया। तो ये मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे क्या समझाया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमने आपको यहां पे ये समझाया कि स्टेट कितने प्रकार के, यहां पे डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में कितने प्रकार के हो सकते हैं। यहां से स्टार्ट होता है अगला पार्ट। अब हम आपको डीपीएसपी ठीक से समझा पाएंगे। समझ में आया बेटा?